राकेश एक कमाल का शेफ था, खासकर उसके हाथ के छोले भटूरे तो कस्टमर्स के फेवरेट और उसके रेस्टोरेंट के बेस्ट सेलर थे। वो पिछले 5 सालों से शहर के जाने माने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मेहनत तो सारी वो करता है और क्रेडिट और प्रॉफिट उसका बॉस ले जाता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि तू अपना खुद का फूड जायंट क्यों नहीं खोल लेता। राकेश को भी बात सही लगी, आखिर रेस्टोरेंट उसके बनाए खाने से ही तो चल रहा है, तो एक एम्प्लॉय की तरह सैलरी लेने से अच्छा है कि वो खुद ही अपने रेस्टोरेंट का बॉस बन जाए। बस तो फिर क्या था, उसने जॉब छोड़ी, सेविंग्स का पिटारा उठाया और खोल लिया अपना वेरी ऑन फूड जॉइंट, राकेश किचन। शुरुआत में तो कुछ जान पहचान के लोग ही आया करते थे, लेकिन फिर भी राकेश पूरी लगन से काम करता था। वो पूरे जॉइंट को अलग अलग थीम पर डेकोरेट करता और लोगों से फीडबैक भी लेता। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और राकेश का वर्कलोड भी बढ़ गया। अब ना उसे फीडबैक लेने का टाइम मिलता, ना रेस्टोरेंट की साफ सफाई का, क्योंकि उसका सारा टाइम तो किचन में ऑर्डर प्रिपेयर करने में ही चला जाता था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी की हेल्प चाहिए, इसलिए उसने एक शेफ को हायर किया ताकि वो मार्केटिंग, अकाउंट्स और कस्टमर्स को हैंडल कर सके। पर वो शेफ थोड़ा कामचोर निकला और कस्टमर्स टेस्ट को लेकर कंप्लेन करने लगे। फिर राकेश ने सोचा कि ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया, पर सब कुछ मैनेज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार राकेश ने सोचा कि किसी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को रखा जाए और राकेश खुद किचन पर फोकस करेगा। अब कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बढ़ते काम के कारण राकेश को 15-16 घंटे काम करना पड़ता। साथ ही रेस्टोरेंट का रेंट, मैनेजर की सैलरी और रॉ मटेरियल लाने के बाद जो उसे प्रॉफिट होता तो उससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर 3 साल ट्राई करने और अपनी सारी सेविंग्स खत्म करने के बाद राकेश ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया और फिर किसी और के रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल राकेश की ही नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर में ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस कहानी से बहुत रिलेट करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 20% स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, 30% अगले 2 सालों में और बाकी के 30% 5 से 10 सालों में फेल हो जाते हैं। केवल 10 से 20% बिजनेसेस ही एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज में बदल पाते हैं। पर क्यों? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस के गुरु माइकल गर्बर की मेगा सेलर बुक द ई मिथ रिविजिटेड के बारे में। तैयार हो तो कमेंट कर दो, आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। What is the E-myth? E-myth यानी कि द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जबकि रियल ट्रूथ इज कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस स्टार्ट करने वालों में 70% वो लोग होते हैं जो पहले किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हेयर ड्रेसर्स, टेलर्स, शेफ्स, ये सभी लोग असल में एक टेक्नीशियन है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं, इसलिए ये इन कामों से जुड़े बिजनेसेस को भी सक्सेसफुली चला सकते हैं, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। अगर आप एक टेस्टी पिज्जा बना सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप डोमिनोज या पिज्जा हट जैसा बिजनेस रन करोगे, या आप कोडिंग कर सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक ही बना लो। टेक्निकल वर्क करना या एक प्रोडक्ट तैयार करना तो बिजनेस का केवल एक ही पहलू है। इसके साथ साथ अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट जैसे कई और ऐसे काम हैं जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आने चाहिए। और ये सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जैसे कि हमारी कहानी में राकेश को हुआ। द एंटरप्रेन्योरियल सीजर। बिजनेस करना है यार, कुछ बड़ा करके दिखाना है। मार्क ज़करबर्ग कोडिंग करके बिलियनर बन गया और हम इस 4x4 के कैबिन में बैठे किसी और की कंपनी के पीछे जवानी बर्बाद कर रहे हैं। एक तो प्रमोशन भी नहीं दे रहे और छुट्टी लेने जाओ तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे किडनी मांग ली हो। इनके लिए काम करने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ अपना स्टार्ट करूं। आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते भारी भारी मोटिवेशनल फ्रेजेस जैसे कि बी योर ओन बॉस, मेक इट लार्ज, ब्रेक द मैट्रिक्स। इन सब ने तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को एक फैंसी स्टफ बना दिया। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप के नंबर्स में एक ग्लोबल इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग होश में नहीं बल्कि जोश में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसी जोश को ऑथर ने द एंटरप्रेन्योरियल सीजर का नाम दिया है। जब इंसान को लगता है कि भाड़ में जाए सब, लेट्स डू इट, कुछ करके दिखाते हैं, और इस तरह से स्टार्ट होता है एक बिजनेस जो अगले कुछ सालों में ही फेल हो जाएगा। तो क्या सर एक आम आदमी का बिजनेसमैन बनने का सपना देखना गलत है? ऑथर कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन गलत नहीं है, पर एक टेक्नीशियन के माइंडसेट के साथ बिजनेस में एंटर होना गलत है। क्यों? आइए समझते हैं। एक टेक्नीशियन को अपना काम बखूबी आता है और वो उसे पसंद भी होता है, इसलिए उसे लगता है कि उसका बिजनेस बस इसी से चल जाएगा, और वो पहले ही दिन से एक एम्प्लॉय की तरह अपने बिजनेस में काम करने लग जाता है, जबकि उसे अपने बिजनेस पे काम करना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। आप बताओ, क्या आज भी मार्क ज़करबर्ग फेसबुक में कोडिंग करते हैं? क्या मार्क के वैकेशन पर चले जाने पर फेसबुक बंद रहेगा? नहीं ना।
पर आपका रेस्टोरेंट आपके कहीं भी जाने से बंद रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड है। ऐसे में ना तो आपको कोई फ्रीडम मिलेगी, ना खुद के लिए टाइम, और आप बिजनेस की जगह एक जॉब ही करते रहोगे, वो भी 15 से 16 घंटे, और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप बिजनेस को अच्छे से समझ लो। 6 पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ इस किताब से, इन्हें अच्छे से समझ लेना। नंबर 1, द 3 पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। द प्लानर यानी कि एंटरप्रेन्योर, द सेवियर यानी मैनेजर, एंड द डूअर यानी कि टेक्नीशियन। बेसिकली ये तीनों ही आपके बिजनेस के 3 पिलर्स होते हैं, जो अलग अलग टाइम जोन में काम करके आपके बिजनेस को स्मूथली चलाते हैं। सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योर, जो कि फ्यूचरिस्टिक होता है। उसका माइंड प्लानिंग, आइडियाज और इनोवेशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करेंगे, मार्केटिंग की वह स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। दूसरा आता है मैनेजर, जो पास्ट में काम करता है, जो एंटरप्रेन्योर के सपनों को पास्ट के एक्सपीरियंसेस की कसौटी पर चेक करता है। पिछली बार ये किया था तो ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए इस बार इसको ऐसा नहीं करेंगे, कुछ वैसा करेंगे। कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं मैनेजर को। एक तरह से एंटरप्रेन्योर के सपनों को मॉडिफाई करके हकीकत में बदलने का काम मैनेजर का है। तीसरा है टेक्नीशियन, जो प्रेजेंट में जीता है। उसे कोई मतलब नहीं कि पहले क्या हुआ, आगे आपको क्या करना है, उसे बस ये बताओ कि अभी क्या करना है। बाकी सभी थ्योरीज बनाते हैं और टेक्नीशियन उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए तीनों पिलर्स का बैलेंस में रहना बहुत क्रूशियल है। यूं तो हम सब में कहीं ना कहीं एक टेक्नीशियन, एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर छुपा है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो बैलेंस्ड नहीं है। जिसने इस बैलेंस को क्रैक किया, समझो वो बिजनेसमैन बन गया। गर्बर कहते हैं कि आमतौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और केवल 10% ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्योंकि बेसिकली इन लोगों को अपना काम पसंद है, वो उसे ही करके खुश होते हैं। जब भी बात प्लानिंग और मैनेजमेंट की आती है तो उन्हें मुश्किल होती है। उन्हें प्रेजेंट में रहना पसंद होता है और सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जबकि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको आगे का सोच कर और पीछे से सीख कर चलना होता है। नंबर 2, स्टेजेस ऑफ बिजनेस। दुनिया में हर चीज स्टेजेस में डेवलप होती है, बिजनेस भी। गर्बर ने अपनी किताब में बिजनेस डेवलपमेंट की 3 बेसिक स्टेजेस की बात की है। पहली है इन्फेंसी, जिसमें हमारी और आपकी तरह एक कॉमन इंडिविजुअल को एक आइडिया आता है और वो थोड़े बहुत कैपिटल की जुगाड़ करके बिजनेस स्टार्ट करता है। इस स्टेज में बेसिकली वो अकेला ही सब काम कर रहा होता है, पूरा बिजनेस उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। शायद यही रीजन है कि ज्यादातर बिजनेस इन्फेंसी स्टेज में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑनर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले ही पूरे करते करते थक जाता है और गिव अप कर देता है। पर ऑनर्स को ये याद रखना चाहिए कि जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट किया तो वो खुद ही अपनी कंपनी के कोडर, सीईओ, सीटीओ, सीएमओ सब थे। फाइनेंस, मार्केटिंग से लेकर कोडिंग सब वही हैंडल करते थे। फेसबुक, अमेजन, यूट्यूब सब कभी ना कभी इन्फेंसी स्टेज से होकर ही गुजरे हैं। उसके बाद आता है एडोलसेंट स्टेज। इस स्टेज में ऑनर को फाइनली रियलाइज होता है कि वो सारा काम अकेले नहीं कर सकता। अगर उसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कोई ना कोई एम्प्लॉय उसे रखना होगा। इस स्टेज में आकर ऑनर वर्क डेलीगेट करना सीखता है, यानी कि दूसरे को काम देना सीखता है। लेकिन फिर भी ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो यहाँ तक आकर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनर को लगता है कि उसका काम उससे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए कई बार ऑनर एम्प्लॉय को हटाकर वापस स्टेज 1 में पहुंच जाते हैं। आखिर में आता है स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें बिजनेस फाइनली स्टेबल होने लगता है। अब चाहे छोटा काम हो या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज प्रॉपर्ली डेलीगेट हो जाती है। इस स्टेज में आने के बाद ऑनर अपने बिजनेस से ब्रेक ले सकता है। अब उसे 14-15 घंटे खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑथर कहते हैं कि केवल वही बिजनेसेस इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जो स्टार्टिंग से ही इस स्टेज के लिए प्लान्ड हो, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते समय ही आपको पता होना चाहिए कि आप इसे मैच्योरिटी तक कैसे पहुंचाने वाले हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड अ सिस्टम नॉट अ बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हो या स्टारबक्स की कॉफी या फिर डोमिनोज का पिज्जा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। और केवल टेस्ट ही क्यों, आउटलेट का एम्बियंस और फील भी काफी हद तक एक जैसा ही होता है। बिना किसी मैनेजर, सीईओ या बड़ी डिग्री होल्डर के स्टाफ के भी वहां सब कुछ मैनेज रहता है। तो ऐसा क्या है जो मैकडॉनल्ड्स के 40,000, स्टारबक्स के 38,000 आउटलेट्स को स्मूथली रन कर रहा है? वो है इनका बिजनेस सिस्टम। अगर आप अपने बिजनेस को एक ऑटोमेटेड सिस्टम में बदलने में कामयाब हो गए तो बिजनेस आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना भी स्मूथली चलेगा, और तभी सही मायने में आप अपने लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट कर पाओगे। वरना पूरी जिंदगी आप 12-12 घंटे काम करते ही रहोगे तो फायदा क्या हुआ बिजनेस रन करने का? बिजनेस को सिस्टम के तौर पर एस्टैब्लिश करने का एक और फायदा यह है कि किसी बिजनेस को तो रेप्लिकेट करना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम इजीली रेप्लिकेट हो सकता है। अब इससे होगा ये कि जब आप बिजनेस को एक्सपांशन की ओर ले जाओगे तो हर बार आपको स्क्रैच से प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बिजनेस की तरह दूसरा बिजनेस सेम सिस्टम के साथ किसी और लोकेशन पर रेप्लिकेट कर सकते हो। यानी सिंपली आपको अपना बिजनेस पहले ही दिन कुछ इस तरह प्लान करना होगा कि फ्यूचर में आप उसकी फ्रेंचाइजी खोल सको।
नंबर 4, बिल्ड सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट अ पीपल डिपेंडेंट वन। आपने बड़ी मेहनत से अपना रेस्टोरेंट खोला, सब अच्छा चल रहा था, बिजनेस ऑलमोस्ट मैच्योरिटी के स्टेज में एंटर होने ही वाला था। इसी बीच आपके हेड शेफ को कोई और अच्छा ऑफर मिला और उसने रिजाइन कर दिया। अब आप कैसे मैनेज करोगे? या तो आपको अपने लिए नया शेफ ढूंढना पड़ेगा या फिर उसके ऑफर से ज्यादा सैलरी देकर रोकना होगा। दोनों ही कंडीशन में आपके बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर मैकडोनल्ड या KFC का एक एम्प्लॉय रिजाइन करके जाता है तब क्या होता है? वो बड़ी ही इजीली किसी और एम्प्लॉय को ट्रेन करके हायर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनका पूरा बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट है और कोई भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय के जाने से मैकडोनल्ड के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 5, वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। राहुल का सपना है कि वो देश की टॉप बेकरी चेन एस्टैब्लिश करे, तो क्या इसके लिए उसे सारी जिंदगी केक बेक करना पड़ेगा? माइकल गर्बर के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक कमाल का केक बेक कर सकते हो तो अपनी रेसिपी को सिंप्लीफाई करो और डॉक्यूमेंट करो ताकि टाइम आने पर वही टेस्ट कोई और भी क्रिएट कर सके और आप बेकिंग की जगह किसी और इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सको। इस तरह धीरे धीरे आप खुद को टेक्नीशियन के रोल से निकाल सकते हो। ऐसे ही आप हर रोल को प्ले करके उसका सिस्टम तैयार कर सकते हो, उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हो और किसी और को उस डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हायर कर सकते हो। ऑथर इसे वर्किंग ऑन द बिजनेस कहते हैं। लेकिन आयरनी यह है कि ज्यादातर लोग जो अपने पैशन को बिजनेस में बदलने निकलते हैं वो कभी खुद को टेक्नीशियन के रोल से निकाल ही नहीं पाते। वो हमेशा अपने बिजनेस के अंदर ही काम करते रह जाते हैं और ये एक डेंजरस सिनेरियो है क्योंकि माइकल कहते हैं, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, you don't own a business, you have a job and it's the worst job in the world because you are working for a lunatic। यानी अगर आपका बिजनेस आप पर डिपेंड करता है तो वो एक बिजनेस नहीं बल्कि एक नौकरी है। वो भी दुनिया की सबसे बुरी नौकरी है जहां आप एक पागल के लिए काम कर रहे हो। नंबर 6, द टर्न की रेवोल्यूशन। आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास जो है वो हमें कम लगता है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या पैसे या स्टेटस हो या सक्सेस हो, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग सा लगता है। असल में वो मिसिंग चीज बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। वो मिसिंग चीज है लाइफ का पर्पस। और सही विजन के साथ खुला बिजनेस आपकी लाइफ में पर्पस की कमी को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप ये याद रखें कि आपका बिजनेस आपकी लाइफ नहीं बल्कि एक अच्छी लाइफ जीने का जरिया है और एक दिन इसे डेवलप करके आपको इसे ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देना होगा। यही है टर्न की रेवोल्यूशन, जहां पहले ही दिन से आप अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली रन होने के लिए तैयार करते हो। कई लोग इस चीज को 2-4 बिजनेसेस में अपनी किस्मत आजमाने और मेंटली और इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट होने के बाद समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पहले ही दिन से फॉलो करते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स। रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड, 2 भाई जिन्होंने 1940 में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया के साथ कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उनका रेस्टोरेंट बाकी सभी से कई मायनों में अलग था। एक तो उनका मेन्यू लिमिटेड था, दूसरी उनकी सर्विसेज काफी फास्ट थी। कुछ ही टाइम में यह आउटलेट पूरे टाउन में फेमस हो गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात मल्टी मिक्सर कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव रे क्रॉक्स से हुई। इस जगह के सिस्टम को देखते ही क्रॉक्स समझ गए कि इसे रेप्लिकेट करना आसान होगा क्योंकि हर चीज मैकेनाइज्ड और सिंप्लीफाइड थी। इस तरह क्रॉक्स ने दोनों भाइयों के साथ हाथ मिलाया और मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ। अगर मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर का बिजनेस रेप्लिकेट करना आसान नहीं होता तो शायद आज इंडिया में बैठकर हम उसकी बात ही नहीं कर रहे होते। मे बी वो बस कैलिफोर्निया का एक फेमस रेस्टोरेंट होता। अगर आप भी अपने बिजनेस को मैकडोनल्ड्स की तरह रेप्लिकेटिंग मॉडल में डेवलप करना चाहते हो तो आपको फॉलो करने होंगे ये 7 बिजनेस डेवलपमेंट स्टेप्स। जानते हैं। नंबर 1, फिगरिंग योर प्राइमरी एम। आपका प्राइमरी एम वो मोटिवेशन है जिसके लिए आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ज्यादातर लोग बस जोश में आकर बिजनेस शुरू करते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन जिन्हें अपना प्राइमरी एम क्लियर होता है उनका बिजनेस भी एक क्लियर विजन के साथ स्टार्ट होता है। आपका प्राइमरी एम क्या है, इसे जानने के लिए खुद से बस 3 सवाल पूछो। वो क्या है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं अपनी लाइफ को किस तरह से देखता हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। माइकल बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही बन सकता है जो ये जानता हो कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहता है। एक सक्सेसफुल इंसान लाइफ को किसी चैलेंज की तरह देखता है, जबकि एक ऑर्डिनरी इंसान लाइफ को बस किसी कर्स या ब्लेसिंग की तरह देखता है। तो आप लाइफ को कैसे देखते हो, इसी के आधार पर आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। नंबर 2, मेकिंग योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यानी कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस आपके प्राइमरी एम को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प करेगा। आप लाइफ में क्या चाहते हो ये तो आपने तय कर लिया, अब आप उसे अचीव कैसे करोगे ये तय करेगा आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को प्लान करने के लिए आपको पहले ये क्लियर करना होगा कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए।
तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका फाइनेंशियल विजन क्या है। आपको 30 करोड़ की कंपनी बनानी है या 3000 करोड़ की, क्योंकि लाइफ में सक्सेस फील करने के लिए पैसे मायने नहीं रखते, बल्कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है वो मायने रखती है। नंबर 3, क्रिएटिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। आपने अपने लिए एक बिजनेस तो प्लान कर लिया, लेकिन आप हमेशा तो अकेले इसे नहीं चला सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज को एनलिस्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को प्लान करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वर्कफोर्स ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपके प्राइमरी गोल तक पहुंचाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी का होना भी इसलिए जरूरी है ताकि आपका बिजनेस एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल सके, वो किसी खास इंसान पर डिपेंड ना हो, फिर वो चाहे इंसान आप खुद ही क्यों ना हो। नंबर 4, डिसाइडिंग योर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपका बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लान करने के बाद बारी आती है इनके मैनेजमेंट को प्लान करने की। आखिर अपने आइडिया को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत सी चीजों को मैनेज करना होता है, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो या प्रोसेसिंग, कौन कब कहां कैसे करेगा, इसकी भी तो प्लानिंग करनी होगी और इसके लिए जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। नंबर 5, डिटरमाइनिंग योर पीपल स्ट्रेटेजी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, आपके सपनों और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेहनत करें, तो आपके बिजनेस में प्रॉपर पीपल स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। यानी आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान कैसे रखोगे, उन्हें कैसे अपने काम करने के लिए कन्विंस करोगे। ये बहुत जरूरी स्टेप है जो आपको सही मायनों में एक लीडर, एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन की पीपल स्ट्रेटजी को डिजाइन करते टाइम आप गर्वर की ये 2 बातें ध्यान में रखें। पहला, कभी भी किसी और को वो काम करने के लिए ना कहो जो शायद आप खुद नहीं करते। दूसरा, अपने लोगों से एक इमोशनल कनेक्शन बनाए रखो। नंबर 6, मेकिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सब तैयार हो गया, आपका प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन अब ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा कैसे, लोग इसके बारे में जानेंगे कैसे? इसके लिए आपको तैयार करनी होगी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आपका प्रोडक्ट वो नहीं है जो कस्टमर के हाथ में है, वो तो बस एक कमोडिटी है। आपका प्रोडक्ट वो फीलिंग है जिसके साथ आपका कस्टमर आपकी शॉप से निकल रहा है। इसलिए आपका फोकस अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की फील पर होना चाहिए, कमोडिटी पर नहीं। नंबर 7, डिजाइनिंग योर सिस्टम स्ट्रेटेजी। इतना सब कुछ तैयार करने के बाद बारी आती है अपने बिजनेस को एक सिस्टम में बदलने की। बेसिकली किसी भी बिजनेस में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। हार्ड सिस्टम, जिसमें इनएनिमेट चीजें आती हैं जैसे कि आपकी मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। सॉफ्ट सिस्टम, जिसमें लिविंग चीजें आती हैं जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और आपका आइडिया। जी हाँ, आपका आइडिया भी लिविंग सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि वही तो सब कुछ चला रहा है। और तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका काम है हार्ड और सॉफ्ट सिस्टम के बीच तालमेल बिठाना। जब आप अपने बिजनेस के इन तीनों सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, तब आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में चलाने में कामयाब हो जाओगे और इस तरह आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल, मैच्योर और इजीली रेप्लिकेबल बिजनेस बनेगा, जिससे आप जब चाहे जितनी चाहे छुट्टी ले सकते हो, जितना चाहे एक्सपांड कर सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो। और अल्टीमेटली ये याद रखिए कि जब भी आप बिजनेस शुरू करो तो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर करो, टेक्नीशियन के तौर पर नहीं, वरना बिजनेस के नाम पर आप नौकरी ही करते रह जाओगे। यहाँ तक देख रहे हो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। दुनिया भर के मार्केटिंग बुक्स पढ़कर और एक्सपर्ट से बात कर ये बुक की टीम ने एक मार्केटिंग कोर्स बनाया है। इसके 4 लेसन्स फ्री है। डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिए। चैप्टर 4 देखना बिल्कुल मत भूलना, ये मेरा फेवरेट है, इससे आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.